अब मैं फिर से एक बार स्ट्रक्चर का ओरिएंटेशन वापस से लाता हूं, क्योंकि ये मेरा दूसरा ओरिएंटेशन था। देखो, अब पहली बात, पहला चैप्टर जो पढ़ेंगे वो है तुम्हारा स्टैटिक इंडिटरमिनेसी, स्टैटिक एंड काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी, हम जो पढ़ेंगे अब इंडिटरमिनेसी, इसमें हम पढ़ेंगे किसके किसके बारे में, बीम, ट्रस और फ्रेम। अच्छा, और एक बात बता दूं, जब क्लास स्टार्ट करूंगा तो पहला क्लास नहीं मिस करना। क्यों? क्योंकि पहला क्लास मैं यहां से स्टार्ट नहीं करूंगा। अगर स्ट्रक्चर का पहला क्लास स्टार्ट करूंगा तो मैं बेसिक से स्टार्ट करूंगा, उसको मैं नाम भी बेसिक ही देता हूं। ये 2 नंबर का चैप्टर होगा, पहला हमारा होगा बेसिक, जिसमें मैं क्या क्या बताऊंगा। इसमें मैं बताऊंगा सपोर्ट के बारे में, सपोर्ट का बिहेवियर कैसा होगा, रिएक्शन के बारे में, थोड़ा बहुत फोर्सेस के बारे में। तो ये बेसिक्स बेसिक्स जो आते हैं ना, वो मैं यहाँ पे बताऊंगा। ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में, डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में बताऊंगा। और फिर मैं यहाँ इक्विलिब्रियम इक्वेशन के बारे में थोड़ा बताऊंगा, इक्विलिब्रियम इक्वेशन के बारे में। ठीक है, फिर आएंगे जब स्टैटिक और काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी में, तो फिर हम स्टैटिक को डिस्कस करेंगे अच्छे से, बीम, ट्रस और फ्रेम के लिए। और काइनेमेटिक का भी स्टार्टिंग का कुछ पोर्शन देखेंगे हम। ये हो गया तुम्हारा। अब तीसरे नंबर पे जब हम स्टार्ट करेंगे तो वो रहेगा हमारा ट्रस्ट, और ये काफी बेहतरीन चैप्टर है। क्यों? क्योंकि ये जो तुम्हारा 2 नंबर का चैप्टर है, ये प्री में ज्यादा आता है, एमसीक्यू ज्यादा आता है इससे। एमसीक्यू इससे लंबे सवाल नहीं आते जनरली, समझे? ये एमसीक्यू के हिसाब से बहुत बेस्ट है। लेकिन ट्रस्ट जो है, ट्रस्ट में तुम्हारा दोनों चीज जरूरी है, इसमें एमसीक्यू भी आता है और इसमें मेंस का क्वेश्चन भी आता है, एमसीक्यू एंड मेंस बोथ। क्योंकि इसमें जो तुम्हारा जॉइंट का डिस्प्लेसमेंट वगैरह है ना, जॉइंट डिस्प्लेसमेंट वगैरह जो ट्रस्ट का है, वो तुम्हारा मेंस के हिसाब से हो जाता है। या फिर कहो कि कभी कभार इनडिटरमिनेट ट्रस्ट का एनालिसिस अगर आ गया, वो भी हो सकता है। या फिर तुम्हारा जॉइंट मेथड एनालिसिस, सेक्शन मेथड एनालिसिस, ये सब तुम्हारे मेंस में आ जाएगा। और कुछ इनिशियल पोर्शन है ट्रस्ट का जो एमसीक्यू से रिलेटेड होता है। ट्रस्ट एक्चुअली काफी बेहतरीन और थोड़ा सा लेंदी चैप्टर भी है। ठीक है, तो ट्रस्ट में क्या क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले मैं ट्रस्ट में पढ़ाऊंगा बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ ट्रस्ट, क्योंकि बहुत सारे को ट्रस्ट ही नहीं समझ में आता है। बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ ट्रस्ट समझाऊंगा। एक बार देखो, क्या है मेरा एक मानना, स्ट्रक्चर को समझ लोगे फिजिकली, तो फिर उस पर फोर्स लगाने से वो कैसा बिहेव करता है वो तुम खुद समझ पाओगे। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ ट्रस्ट, उसमें मैं समझाऊंगा कि ट्रस्ट को कैसा हम समझते हैं, ट्रस्ट के जॉइंट को कैसा समझते हैं, ट्रस्ट में कब कैसा होगा तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है। ये जनरल बातें ट्रस्ट के बारे में करेंगे हम। ठीक है, फिर जो दूसरा है तुम्हारा, दूसरा उसमें मैं सिखाऊंगा कि ट्रस्ट में कैसे तुम्हारे मेंबर फोर्सेस को कैलकुलेट किया जाता है। मेंबर फोर्सेस, इस मेंबर फोर्सेस के कैलकुलेशन में मैं तुम्हें जीरो मेंबर फोर्स सिखाऊंगा कि कौन से मेंबर में, कभी कभी पूछता है एमसीक्यू में, कौन कौन सा मेंबर है जिसमें फोर्स जीरो है, उसका भी एक तरीका है। तो जीरो मेंबर फोर्स को कैसे आइडेंटिफाई करें, वो भी मिनटों में, समझे, 1 मिनट के अंदर कैसे पता कर लें हम, तो जीरो मेंबर फोर्स सिखाऊंगा। फिर मैं बताऊंगा इसमें जॉइंट मेथड और सेक्शन मेथड के जरिए, जॉइंट मेथड और सेक्शन मेथड एंड सेक्शन मेथड के जरिए कैसे हम मेंबर फोर्सेस को कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हमारा प्री तक का है। इससे जब आगे बढ़ेंगे तो जॉइंट डिस्प्लेसमेंट पर बात करेंगे, डिस्प्लेसमेंट ऑफ जॉइंट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ जॉइंट। अब ये जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ जॉइंट है, ये मैं पढ़ाऊंगा ड्यू टू टेम्परेचर चेंज एंड ड्यू टू लैक ऑफ फिट। ड्यू टू नॉर्मल लोडिंग पहले तो, या यूं कहें इसमें 3 पार्ट पढ़ाऊंगा मैं। ड्यू टू एक्सटर्नल लोडिंग, ड्यू टू एक्सटर्नल लोड, इसके वजह से जॉइंट जब, ठीक है, लास्ट में
इंडिटरमिनेट के साथ प्रॉब्लम क्या है, वो सिर्फ मेंस में आ सकता है, प्री में नहीं आएगा, वो सवाल ही नहीं उठता, आ ही नहीं सकता वो। मेंस में भी हम जब बाकी एग्जाम के मेंस के लिए भी जब पढ़ाते हैं तो स्पेशली कहते हैं कि अगर इंडिटरमिनेट ट्रस्ट का एनालिसिस आ गया तो उसको सबसे लास्ट में करना, क्योंकि वो बहुत आसान है, लेकिन उसमें इतना कैलकुलेशन है कि गलती होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो कराने के लिए मैं करा दूंगा, लेकिन ये हमारा ऐसा रहेगा, करा देंगे, लेकिन इसको तुमको देखना प्री से पहले नहीं है, मेंस के समय वापस रिवाइज करोगे इसको। सो इनडिटर्मिनेट ट्रस्ट एनालिसिस, इनडिटर्मिनेट ट्रस्ट एनालिसिस ये करवाऊंगा। ठीक है, ये तुम्हारा ट्रस्ट का पोर्शन खत्म हो जाएगा। ट्रस्ट के पोर्शन के बाद में आता है तुम्हारा, फिर हम चलेंगे फोर्स मेथड पे। समझे? फोर्स मेथड में थोड़ा सा पहले हम ये देखेंगे कि फोर्स मेथड और डिस्प्लेसमेंट मेथड में फर्क क्या है, डिफरेंस बिटवीन फोर्स एंड, तो ये हमारा कौन सा चैप्टर हो जाएगा, चौथा। तो 4 नंबर पे हम देखेंगे फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट मेथड, या यूं कहे जो एनर्जी मेथड लिखा है ना उसने। और इसमें भी सबसे पहले हम देखेंगे, ये तो इसका डिफरेंस देखेंगे, इसके बारे में डिटेल बात करेंगे, है ना, इनका डिफरेंस कैसे कैसे होता है आपस में। और फिर हम देखेंगे खास तौर से फोर्स या एनर्जी मेथड जिसकी बात वो कर रहा है, एनर्जी मेथड बोलो या फोर्स मेथड बोलो, या फिर फोर्स मेथड। और इसमें हम खास तौर से क्या देखेंगे, पहले ही मैंने क्लियर कर दिया, बहुत सारे इसमें मेथड हैं, बट हम खास तौर से देखेंगे इसमें कास्टिग्लियानो और मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। हालांकि इसमें और भी आता है, मैक्सवेल लॉ, बेटीज लॉ, बहुत सारा कहा जाता है, लेकिन हम उतना नहीं जाएंगे। मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, और एक देखेंगे हम कंसिस्टेंट डिफॉर्मेशन मेथड। कंसिस्टेंट डिफॉर्मेशन मेथड। और अगर तुमने सोम में डिफ्लेक्शन पढ़ा है, मेथड ऑफ सुपरपोजिशन से क्वेश्चन बनाए हो, तो मैं पता करूंगा अच्छे सर से, तब ठीक है, और नहीं बनाए हो तो मैं यहाँ पे डिफ्लेक्शन वाला जो है मेथड ऑफ सुपरपोजिशन उसको मैं डील करूंगा, है ना। ये पोर्शन इतना ही देखेंगे। तो एक्चुअली बोलोगे तो चौथा चैप्टर थोड़ा हम कम देखेंगे, इसमें बहुत ज्यादा स्कोप नहीं है हमारे पास। नेक्स्ट जो आता है, अब यहां से नेक्स्ट में एमडी और एसडी मेथड में जाने से पहले मैं यहां थोड़ा सा चेंज करूंगा। 5 नंबर पे हम सबसे पहले देखेंगे इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम। इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम ये बिल्कुल आसान है, मैंने इसके लिए मॉडल बना रखा है। अभी मुझे नहीं लगता है कि इंडिया में किसी के पास भी कोई फिजिकल मॉडल होगा, मैंने खुद बनाया है उसको अपने गैराज में। तो वो फिजिकल मॉडल दिखा के मैं तुमको बताऊंगा कि कैसे इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम देख के तुम तुरंत बना लोगे। और ये पढ़ाऊंगा तुमको एमसीक्यू के वजह से। एमसीक्यू में अगर आईएलडी आता है तो 20 सेकेंड्स में बनता है, याद रखना ये वर्ड, जब मैं पढ़ाऊंगा और नहीं बने ना तो बोलना, मेरे को पकड़ लेना, सर आपने बोला था 20-30 सेकेंड में बनाने के लिए। तो हम भी यही सोच के आपसे पढ़ने आए थे कि इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम हमारा 20-30 सेकेंड में बनना चाहिए। नहीं बनेगा तो तुम लोग मुझे आराम से एकदम बोल सकते हो, मुझे मुझे डांट भी सकते हो कि आपका बात सही नहीं हुआ। तो मैं जब ये आईएलडी पढ़ाऊंगा तो एमसीक्यू में ये 20 से 30 सेकेंड में बनाऊंगा, सब बच्चे बनाएंगे, इसमें 20 से 30 सेकेंड में एक एक क्वेश्चन बनेगा। तो ये इसलिए पढ़ाता हूँ क्योंकि ये इतना आसान है कि अगर समझ लिया जाए और इससे सवाल आ जाए तो ये ऐसा समझो कि यार तुम ढूंढोगे और आ जाता है इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम, हमारा भला हो जाता, फ्री का मार्क्स मिल जाता, ऐसे वाला बात। ठीक है, फिर उसके बाद इन्फ्लुएंस लाइन में फिर हम मेंस की तरफ नहीं जाएंगे, क्योंकि इसमें मेंस वाला पार्ट जो है उसके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये थोड़ा ही टच करेंगे। छठे नंबर पे मैं एसडीएमडी में नहीं आऊंगा फिर भी, क्यों, क्योंकि एक और पार्ट है तुम्हारा वो केवल एंड आरचेस का, केवल एंड आरचेस। और ये मैं अपने मन से कोई भी चीज नहीं लिख रहा हूं, जो तुम्हारे सिलेबस में है दिखा दूं पहले मैं। यहां देखो, ये दिख रहा है तुम्हें आईएलडी, इन्फ्लुएंस लाइन और केबल एंड आर्चेस मैंने कहा है, वो भी देख लो यहाँ जरा। ये आर्चेस दिख रहा है, यहाँ केबल दिख रहा है,
तो आर्चिज एंड केबल को हम यहाँ डील करेंगे, और आर्चिज और केबल भी ऐसे ही है जैसे लोग इन्फ्लुएंस लाइन से परेशान होते हैं। 30 सेकंड में सवाल बनता है। आर्चिज केबल भी बहुत आसान है, और ये दोनों के लिए है, एमसीक्यू में भी आता है और मेंस में भी आता है, और इसके सवाल आसान होते हैं, इजी होते हैं। इसमें हम इनडिटर्मिनेट वाला नहीं देखेंगे, इसमें सिर्फ और सिर्फ डिटर्मिनेट देखेंगे। डिटर्मिनेट, डिटर्मिनेट आर्चेस, ये बहुत आसान है। इट इज जस्ट लाइक अ बीम, इट इज जस्ट लाइक बीम, नॉर्मल सिंपली सपोर्टेड बीम। इट इज जस्ट लाइक सिंपली सपोर्टेड बीम, जो तुम सोम में पढ़ चुके हो, सिंपली सपोर्टेड बीम। और कोई अंतर नहीं है, जब बनाऊंगा तुम्हें भी याद आएगा, जैसे तुम बीम में निकालते थे शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट, उसी तरह सब बन जाएगा। अब ये दोनों करने के बाद देन वी विल जंप टू द मेजर पोर्शन विच इज योर एसडी मेथड। एसडी मेथड समझाऊंगा, और फिर इससे मैं सवाल कराऊंगा। इसका सवाल खास तौर से मेंस में आता है, प्री में कम आता है। तो ये पूरा मेंस ओरिएंटेड है, अगर बात करोगे तो मोस्टली। एक का दो का क्वेश्चन आ जाए तो अलग बात है, बट मोस्टली एसडी मेथड मेंस ओरिएंटेड है। ये मेंस ओरिएंटेड है। इसमें हम एसडी मेथड में कंटिन्यूअस बीम, कंटिन्यूअस बीम है ना। कंटिन्यूअस बीम मतलब जानते हो ना, कि मतलब कोई बीम है, इधर फिक्स्ड है, इधर भी एक सपोर्ट है, इधर भी एक सपोर्ट है, इधर फ्री रखो, जो जैसा मन करे करो, या फिक्स कर दो, जैसा मन में आए करो, जो करना है करो। तो इसका कैसे शेयर फोर्स या बेंडिंग मोमेंट बनेगा, ये सीखेंगे। और फिर फ्रेम सिखाऊंगा, फ्रेम, कि फ्रेम का अगर कोई तुमको लोडिंग वगैरह दे दिया तो उसका कैसा बनेगा, है ना। फ्रेम, फ्रेम में कहीं कुछ लोड वगैरह आ गया तो उसका कैसे बनाएंगे हम। फिर एसडी मेथड के बाद नेक्स्ट होगा हमारा लास्ट पोर्शन, दैट विल बी योर मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में यहां से एमसीक्यू में भी आता है, लेकिन थोड़ा आता है एमसीक्यू में, मेनली ये भी मेंस के लायक है। मेनली ये भी मेंस के लायक है। ये थोड़ा एसडी से ज्यादा समझेंगे हम, क्योंकि एसडी के कंपैरिजन में एमडी मेथड से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। क्योंकि यहाँ पर मैं अलग से तुम्हें स्टिफनेस बताऊंगा, ठीक है, रोटेशनल स्टिफनेस सिखाऊंगा, रोटेशनल स्टिफनेस। फिर उसके बाद में कैरी ओवर मोमेंट। फिर किसी एक जॉइंट पर मोमेंट को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करें, मतलब क्या है, मान लो कि ये तुम्हारा एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, और यहाँ पे इस तरह फिक्स है, ये तुम्हारा ऐसे हिंज है, ये भी फिक्स ले लो। सबका अपना अपना कुछ लेंथ है, कुछ ईआई है। और मान लो यहाँ किसी ने एक लोड लगा दिया, या यहाँ मोमेंट लगा दिया किसी ने कुछ एम का। अब ये एम या फिर 20 किलो न्यूटन मीटर। तो कोई भी पूछ सकता है इसमें कि बताओ ये ए ओ मेंबर में कितना जाएगा मोमेंट, क्योंकि जब तुम ज्वाइंट पर मोमेंट लगाते हो तो हर एक मेंबर पर कितना मोमेंट जाएगा, ये कहलाता है मोमेंट का डिस्ट्रीब्यूशन होना किसी भी जॉइंट पर। सो ये मेन टास्क है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मोमेंट एट ए जॉइंट, ये सिखाऊंगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मोमेंट एट ए जॉइंट। और फिर इसमें मैं जितने सवाल एसडी में कराए थे वो सवाल करा दूंगा, कंटिन्यूअस बीम के ऊपर, कंटिन्यूअस बीम के ऊपर में, और फ्रेम के ऊपर में, ये दोनों पर क्वेश्चन करवा दूंगा। दैट विल बी ऑल अबाउट आवर स्ट्रक्चरल एनालिसिस व्हेन आई विल बी टीचिंग। कुछ पूछना है तो बताओ, नहीं तो हम अपना जो सॉइल का पार्ट था वो चालू करें। अभी तुम लोगों ने पहले स्ट्रक्चर पढ़ा नहीं है, तो ये सब चीज देख के घबराओ मत, क्योंकि जब मैं एक एक करके डील करूंगा यू विल फील वेरी कंफर्टेबल, वेरी कंफर्टेबल। कुछ पूछना चाहते हो इसमें? ठीक है, तो ये क्लास किसकी, स्ट्रक्चर की क्लास आई थिंक कल से शायद स्टार्ट हो जाएगी। ले तो है बहुत है, हम धीरे धीरे ले जाएंगे जो हम्म, जरूरत होगा।
सर क्या टाइमिंग चेंज हो जाएगा क्या, मतलब एक्सटेंड होगा क्या नहीं टाइमिंग? नहीं, स्ट्रक्चर भी पढ़ाएंगे और सॉइल भी पढ़ाऊंगा। एक्चुअली क्या है मैं बताता हूँ स्ट्रक्चर के बारे में। मुझे अगर ये आसान नहीं होता ना तो मैं इसको बोलता थोड़ा मिनिमाइज करके हटा दो। बट स्ट्रक्चर इन्वॉल्व होने के बाद क्या होता है ना, स्ट्रक्चर नया है, तुम लोगों ने पहले इसको कभी देख पढ़ा नहीं है ध्यान से। तो अभी क्या होगा, अगर लास्ट में इसकी क्लास करवाई जाएगी तो हमेशा तुमने देखा होगा लास्ट मोमेंट पैनिक मोमेंट होता है ना। उस हाँ समय शायद सीखना बहुत बड़ा मैंने। मुश्किल होता है। तो स्ट्रक्चर को एकदम लास्ट में अगर लेके जाएंगे तो सीख नहीं पाओगे, उसका फायदा नहीं उठा पाओगे। और मैंने पहले क्या कहा था, अगर तुम हमारे साथ में हो तो हमारा पहला टास्क ये है कि बाकी बच्चों से तुम आगे रहो, है ना। जो भी कवरेज हो, जितना भी हो पाए उस टाइम लिमिट में, लेकिन तुम बाकी बच्चों से आगे रहो। तो अभी इसको क्या करेंगे, सॉइल के साथ में ही लेके चलेंगे हम। सॉइल भी होगा और स्ट्रक्चर भी होगा। थोड़ा सा मतलब सॉइल की क्लास को कम कर देंगे और स्ट्रक्चर को थोड़ा सा बढ़ा देंगे, तुम्हारे ऊपर बहुत बोझ नहीं आएगा। राइट। ओके सर। मेरा सब्जेक्ट तो टाइम के ऊपर डिपेंड है, मेरे पास में टाइम उतना रहेगा तब मैं देख पाऊंगा। सब्जेक्ट तो अब 14 साल से पढ़ाते पढ़ाते क्या क्या पढ़ा लिया मुझे भी नहीं पता है। सर एक्स्ट्रा टाइम लेने से दिखता सर, आपका ला सोयल का ला तो ऑलरेडी बहुत कम लगता है टाइम। हाँ, तो थोड़ा तुम लोग स्लो भी पढ़ते हो। चलो अभी स्टार्ट करें सॉइल का। यस सर। अरे स्ट्रक्चर के अलावा मैं बहुत कुछ पढ़ाता हूँ, लेकिन अभी जिसकी जरूरत होगी यहाँ पे उसके हिसाब से देखा जाएगा। स्ट्रक्चर के अलावा मैं पढ़ाता हूँ बहुत सारा, क्या करोगे जान के। सोम पढ़ाता हूँ बहुत दिन से पढ़ा रहा हूँ ना, सोम सर्वे रेलवे और क्या नाम है उसका, इन्वायरमेंट के कुछ पार्ट पढ़ाता हूँ। उसके बाद में फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ाता हूँ। तो पढ़ा लेता हूँ मैं बहुत कुछ। ऑनलाइन में मैं पढ़ाऊंगा, ऑफलाइन में अक्षर सर पढ़ाएंगे स्ट्रक्चर। ऑनलाइन की जो क्लास होगी वो स्ट्रक्चर की मोस्ट प्रोबब्ली देखेंगे हम। मैं बात करूंगा अक्षर सर से। नहीं होगा तो ये क्लास 8:30 से स्टार्ट करेंगे। पहले एक सवा घंटा स्ट्रक्चर लेंगे, फिर एक सवा घंटा बाद में सॉइल लेंगे। ठीक है। तो अभी मैं वापस सॉइल पे आ जाता हूँ, जहां हम रुके थे वहां से आगे बढ़े। ठीक है, मैं पिछले क्लास को ओरिएंट करने की जरूरत है नहीं, लेकिन मैं फिर भी थोड़ा बता देता हूँ। हमने बात स्टार्ट की थी इफेक्टिव स्ट्रेस की। और मैंने ये कहा था कि इफेक्टिव स्ट्रेस जो है वो मेंस के हिसाब से और एमसीक्यू के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और सीपेज वाला जो पार्ट है ना, सीपेज फोर्स वाला, ये सब आगे पढ़ने के लिए इनफैक्ट मैंने तुम्हें बताया था कि टोटल स्ट्रेस और इफेक्टिव स्ट्रेस में इफेक्टिव स्ट्रेस ज्यादा जरूरी है शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल जानने के लिए, और साथ में बीरिंग कैपेसिटी जानने के लिए, कंसोलिडेशन जानने के लिए। तो इसीलिए इफेक्टिव स्ट्रेस को ज्यादा ध्यान से आदमी को पढ़ना चाहिए। बाकी बेसिक में इसमें बता चुका हूँ, ठीक है। ये सब हमारा हो चुका है। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं। तुम्हें अगर थोड़ा भी डाउट जैसा लग रहा हो तो बोलो, मैं थोड़ा रिवाइज कर दूं। याद होगा हमने लास्ट क्लास में क्या किया था। लास्ट क्लास में हमने किया था कि अगर मान लो ये ग्राउंड में सॉइल है, कुछ बेसिक बातें मैंने बताई थी। वो बेसिक पहले रिपीट कर दूं। बेसिक क्या बताया था मैंने, कि टोटल सर स्ट्रेस जब भी हम निकालेंगे उस समय हम कुछ नहीं देखेंगे। हम क्या देखेंगे, सिर्फ टोटल गामा देखेंगे, टोटल गामा ऑफ सॉइल। सर एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर ये आप सॉइल मैकेनिक्स और ये एसएम ये लोग का थोड़ा प्रॉपर एक टाइम बनाने से ठीक रहेगा कि हम लोग उसमें अटेम्प्ट कर पाएगा ना सर। हाँ हाँ, टाइम बिल्कुल बनेगा ना। सॉइल का तो टाइम फिक्स ही चल रहा है। 9:20 से भी चल ही रहा है 11 बजे तक सॉइल का। ये अच्छा तो अच्छा। बहुत दिन से पढ़ा रहा हूँ ऑलरेडी। ओके सर, ये स्ट्रक्चर एनालिसिस इसका कब होगा कल सर? से आई थिंक कल से अगर स्टार्ट होगा शायद स्ट्रक्चर, तो मोस्ट प्रोबब्ली 8:30 बजे से होगा। तुम टाइम एक बार अक्षय सर से कंफर्म कर लेना। ज्यादातर चांस है कि मे बी 8:45 से स्टार्ट हो स्ट्रक्चर, और 8:45 से हम इसको 9:45 तक या 10 o'clock तक ले लें। ठीक है। जी सर। सर उसमें आरसीसी होते 7:20 से लेके। हाँ, उसको थोड़ा सा 7 o'clock कर लेंगे उसको। और फिर उसके बाद में 10 से आगे हम फिर सॉइल ले लेंगे। सर हाँ ये दूसरा जो नया से ऐड किया है ये जो सिलेबस लोग को उसको भी आप लोग पढ़ाएगा क्या सर? हाँ बिल्कुल, स्ट्रक्चर भी तो नया सिलेबस है, उसी को तो पढ़ा रहे ना। हाँ हाँ, ये उसके बाद सर ये जो आपका फ्लूइड मैकेनिक्स हाइड्रोलिक्स हम ये सर बिल्कुल पढ़ाएंगे, हाइड्रोलॉजी। 100% पढ़ाएंगे उसको। ओके 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 सर। 100%।
तभी तो स्ट्रक्चर से स्टार्ट कर रहे हैं, ताकि उसके बाद फिर फ्लूइड लेके आएंगे। ओके सर। स्ट्रक्चर खत्म होगा ना सर इधर, फिर मैं आपका फ्लूइड स्टार्ट दो कर देंगे। सब्जेक्ट आपका दो सब्जेक्ट को 3 days 3 days 1 week या 3 डे नहीं समझा मैं। सर थ्री डेज दिन को सोम 3 days स्ट्रक्चर एनालिसिस। दिन को मेरे और भी क्लासेस रहते हैं, मैं तो ऐसे भी अगर मेरे पास समय रहा तो मैं ले लूंगा फ्लूइड। तुम ये अभी फिलहाल स्ट्रक्चर और सॉइल पढ़ो मेरे से, खुश रहो। आगे समय रहा तो मैं ले लूंगा, वहीं नहीं तो अच्छे सर है वहां पे, और क्या है। ठीक है। ओके ओके सर। तो सर एक प्रॉपर टाइम टेबल बना दीजिए, बस उसमें हम लोग भी देख लेगा उसका हिसाब से। ठीक है बिल्कुल। ओके ये जो ओके टाइम मैंने ओके। लिखा था ना, मैं अक्षत को बोलूंगा टाइम बना के और उसको सर्कुलेट कर देंगे। ओके सर, थैंक यू सर। ओके। तो बेसिक जो है टोटल स्ट्रेस का क्या है, याद रखना तुम्हें। टोटल स्ट्रेस में मैं बार बार बता रहा हूँ, टोटल स्ट्रेस को सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, और जब भी टोटल स्ट्रेस निकालेंगे हम टोटल गामा पर ध्यान देंगे, है ना। टोटल स्ट्रेस निकालते समय टोटल गामा पर ध्यान देंगे, टोटल यूनिट वेट। और पोर वाटर प्रेशर भी हम मेजर करेंगे। पोर प्रेशर को हम कैसे करेंगे, इसके लिए क्या बोला था मैंने, पानी अपने दम पे खड़ा होता है, यही वर्ड था ना, पानी अपने दम पे खड़ा होता है। तो दो चीज होने के बाद इफेक्टिव स्ट्रेस के लिए हम खुद से कभी ट्राई नहीं करेंगे, हम इफेक्टिव स्ट्रेस को हमेशा कैलकुलेट करेंगे। इससे क्या है, हमेशा चीजें आसान होगी। जैसे अब मैं ये बातें बोला ना, अब इसको तुरंत तुरंत रिवाइज कर लेते हैं। जैसे ये ग्राउंड है, ठीक है। अब इस ग्राउंड में मैंने तुमसे पूछा कि मुझे बताओ इस जगह पे एच हाइट पर, एच या एच 1 ले, H2 ले लो, H2 हाइट पर कितना टोटल स्ट्रेस और पोर प्रेशर और इफेक्टिव स्ट्रेस होगा। ठीक है, मान लो मैंने यहाँ पे बोला ग्राउंड वाटर टेबल यहाँ आ चुका है। ग्राउंड वाटर टेबल आने का मतलब पानी कहीं तो नीचे से चढ़ के आया होगा, पानी कहीं तो नीचे से चढ़ के यहाँ तक आया होगा, यानी ये पोर्शन सबमर्ज हो गया है। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ का जो सॉइल का गामा है वो गामा सेचुरेट होगा फिलहाल। ठीक है। और जब भी हम टोटल स्ट्रेस बनाएंगे तो टोटल स्ट्रेस इस जगह के लिए कैसे सिखाया था मैंने, टोटल स्ट्रेस ये नहीं देखता है कि पानी कैसे आया है, वो ये देखता है कि अभी यहाँ का गामा कितना है, बस। तो यहाँ का गामा कितना है, ऊपर वाला। अब कहीं भी हम जाते हैं तो क्या होता है, टोटल स्ट्रेस गामा इंटू एच। जैसे मैंने पानी के लिए बताया था गामा डब्ल्यू इंटू एच, याद है ना। वहां से मैं सॉइल का समझाया था। उसी तरह उसी तरह यहाँ भी एच एच H2 हाइट पर हमें पता करना था, यहाँ गए, ये वेरिएशन है तुम्हारा, ये बन गया तुम्हारा यहाँ पे, ये है तुम्हारा गामा सेचुरेटेड इंटू H2। ये हुआ यहाँ का वर्टिकल स्ट्रेस, टोटल स्ट्रेस है, लेकिन क्या है ये, टोटल स्ट्रेस। फिर दूसरा हमने बनाया पोर प्रेशर, ये पिछले क्लास का रिवाइज कर रहा हूँ इसलिए थोड़ा फास्ट है, ठीक है। मुझे पता है कुछ लोग गए नहीं होंगे शायद, और नए लोग होंगे, तो ऐसा नहीं सोचना। ये पिछले क्लास का है और ये रिवीजन में है अभी भी, तुम देखोगे पीछे स्लाइड में ऑलरेडी ये सारा कुछ पढ़ा चुका हूं मैं, कल की क्लास का है, परसों की। नेक्स्ट पोर प्रेशर में क्या बताया था, पानी अपने दम पे खड़ा होता है। तो पानी का भी, अच्छा पानी का जब भी डायग्राम बनाएंगे तो सबसे पहले क्या ढूंढेंगे, सबसे पहले क्या ढूंढेंगे, फ्री वाटर सरफेस, याद रखना। क्या ढूंढेंगे, फ्री वाटर सरफेस, फ्री वाटर सरफेस। तो जब फ्री वाटर सरफेस हमने ढूंढा, तो फ्री वाटर सरफेस पे ना कॉम्प्रेशन ना टेंशन, याद है ना, मैंने दिखाया था यहां बना के। ये पानी के साथ क्या है, पानी के साथ ये वाला, याद है ये डायग्राम, जब मैंने बताया था कि फ्री वाटर सरफेस में नीचे का पानी कॉम्प्रेशन में, और अगर कैपिलरी राइज हुआ है तो वो पानी तुम्हारा टेंशन में होगा, है ना। तो इसी को ध्यान में रखते हुए फ्री वाटर सरफेस पर कोई कोई भी स्ट्रेस नहीं होगा, ना कॉम्प्रेशन होगा ना टेंशन होगा। तो फ्री वाटर सरफेस पे 0 होगा। और नीचे जहां पे पूछा है वहां गामा डब्ल्यू इंटू एच होगा, बस दैट्स ऑल, जितना हाइट हो उसके हिसाब से। ये हिस्सा में हो गया गामा डब्ल्यू इंटू एच पी। ये हो गया तुम्हारा पोर प्रेशर। फिर मैंने क्या सिखाया कि अगर इफेक्टिव स्ट्रेस निकालना है, किस जगह का इफेक्टिव स्ट्रेस, एट पी। तो सिग्मा एट पी मालूम हो माइनस यू एट पी मालूम हो तो निकल जाएगा। सिग्मा एट पी क्या है, देखो यही है ना पी पोजीशन पे, यही है ना पी पोजीशन पे, है कि नहीं, बोलो। पी पोजीशन पर यस हमने सर। बनाया है ये।
तो पी पोजीशन पर हमारे पास में मालूम है ये गामा सैचुरेटेड इनटू H2 और फिर माइनस गामा W इनटू H2। फिर हमने इसमें से H2 कॉमन ले लिया था, तो हमारा क्या बन गया था, गामा सैचुरेटेड माइनस गामा W, और ये फिर हमने लिख दिया था गामा 2 गामा सबमर्ज, सॉरी H2 गामा सबमर्ज, और इसको थोड़ा ऐसे लिख दे तो अच्छा लगेगा।